विद द टॉपिक ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चार्ल्स लॉ के अंदर जिस तरह से बॉयज़ लॉ में रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशन दिया था वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे चार्ल्स लॉ के अंदर दो क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन यहाँ पे जैक चार्ल्स ने बताया है। जैक चार्ल्स ने 1787 में एक रिलेशन दिया जिसके किसके बिटवीन रिलेशन दिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन, और बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में पढ़ के आते हैं वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से उनके बिटवीन जो रिलेशन था वो इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन था और वहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट था, जबकि चार्ल्स लॉ के अंदर यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन कौन सा रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, ये यहाँ पे चार्ल्स ने बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चार्ल्स लॉ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डालेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग। पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम आगे चलेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे और इसका जो है मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले चार्ल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हिंट डालिएगा और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंट डाल दिएगा इंट्रोडक्शन की। ठीक है बेटे, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि बताया ये था कि 1787 में एक साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेशन दिया, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन, तो 1787 में उन्होंने रिलेशन दिया था। ठीक है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन था और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन बताया था। ठीक है, तो ये तो है इनका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिख लीजिएगा इन 1787 Jack Charles in 1787 Jack Charles gave a relation between in 1787 Jack Charles gave a relation between volume and temperature at constant applied pressure. In 1787 Jack Charles gave a relationship between volume and temperature at constant applied pressure कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन अब हम इसकी स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के हिंट डालने के बाद अब हिंट डाल दी गई स्टेटमेंट की और स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। ठीक है बेटे, अच्छा बेटा, स्टेटमेंट के डाल के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट में लिखना स्टार्ट करें। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, वो जो रिलेशन इन्होंने दिया, कौन सा रिलेशन दिया बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बताया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये बात स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें चार्ल्स लॉ की। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, volume and temperature are directly proportional to each other. Volume and temperature are directly proportional to each other at constant applied pressure. Volume and temperature are directly proportional to each other. Volume and temperature are directly proportional to each other at constant applied pressure. ठीक है बेटे, स्टेटमेंट के बाद इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हिंट डाल दिएगा और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट के रेफरेंस से। ठीक है भाई, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा बेटे, स्टेटमेंट में लिखा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या है, डायरेक्टली, उनके बिटवीन कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर
are directly proportional to each other. Volume and temperature are directly proportional to each other. फिर प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का तो जब साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं. ठीक है बेटे, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा, टेम्परेचर एज इट इज. फिर यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाई T मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट. यहाँ पे आपने ये बेसिक रिलेशन जो है वो चार्ल्स लॉ का ड्राइव कर लिया कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो यहाँ पे किसके बराबर है बेटे, कांस्टेंट के बराबर है. ठीक है, तो ये रिलेशन देख लीजिएगा कि भाई सबसे पहले आपने जो है वो स्टेटमेंट में आपने जो है रिलेशन बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है. वो रिलेशन आपने यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. और उसके बाद जो है फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर टेम्परेचर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ ले आके डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो आ गया, ये किसके बराबर हो गया बेटा, कांस्टेंट का. ये चार्ल्स लॉ का बेसिक रिलेशन आ गया कि भाई अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किस पे, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट के बराबर. या तो कॉपी करके लिख लीजिएगा, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. ठीक है बेटे, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब इसकी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. इसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से जो आपने रिलेशन ड्राइव किया है, इसी रिलेशन पे बेस करते हुए हम इसकी अब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. ठीक है, तो हैंड डाल दिएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट की. अच्छा बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. For a given mass of a gas, for a given mass of a gas, for a given mass of a for a given mass of a gas, the ratio between volume and temperature, the ratio between volume and temperature is always remains constant. The ratio between volume and temperature is always remains constant at constant applied pressure, at constant applied pressure. So mathematical statement, for a given mass of a gas, the ratio between volume and temperature is always remains constant, is always remains constant at constant applied pressure. ठीक है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा. तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ. डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर इसका जो है फाइनल मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करेंगे. ठीक है, कंबाइन रिलेशन इसका ड्राइव करेंगे. तो चलते हैं डायग्राम की तरफ. हैंड डाल दिएगा डायग्राम की. अच्छा बेटा, तो आपने डायग्राम देख ली इसकी कि डायग्राम आपके पास जो है वो दो कंटेनर है. ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है. दो कंटेनर हैं यहाँ पे आपके पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. कंटेनर में आइडियल गैस फिल हुई हुई है और दोनों में पिस्टन जो है वो मूवेबल पिस्टन जो है वो यहाँ पे फिट हुई हुई है. मतलब मूवेबल पिस्टन इजीली मूव कर सकती है, अगर मूव कर जाएगी अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. तो आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो T1 है. ठीक है, ये इनिशियल स्टेट पे कंटेनर, इसके अंदर आइडियल गैस फिल हुई हुई है, पिस्टन लगी हुई है, प्रेशर जो है वो P है. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे हम यहाँ पे. इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो क्या है यहाँ पे V1, और जो टेम्परेचर है वो क्या है यहाँ पे बेटे T1. सही है,
और फिर आपने क्या करा, इनिशियल स्टेट पे हीट सप्लाई की, डेल्टा क्यू मतलब हीट सप्लाई की। हीट सप्लाई करने से क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा हीट सप्लाई करने से। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से पिस्टन मूव करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। पिस्टन मूव करते हुए ऊपर जाएगी, जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर जो T1 था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट पे T2 हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पहले टेम्परेचर T1 था, हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंटरनल प्रेशर बढ़ा, जब तो पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो टेम्परेचर T1 से बढ़ के क्या हो गया, T2। तो जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम पहले क्या था, V1, बढ़ के अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, V2। तो यहाँ पे आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटे, दोनों क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे डायग्राम से भी हमने देख लिया कि हीट सप्लाई की जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चार्ल्स लॉ का रिलेशन आ गया, ठीक है बेटे। तो डायग्राम हमने बना ली है। डायग्राम बनाने के बाद अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, और फिर उसके बाद जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसके कंबाइंड रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, हेडिंग डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की। ठीक है बेटे, तो एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas. Consider a container filled with an ideal gas and a piston fitted in it. Filled with an ideal gas and a piston fitted in it. And a piston fitted in it. And a piston fitted in it. Full stop. If we increase the temperature 2 times, if we increase the temperature 2 times, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 2 टाइम्स देन द वॉल्यूम बिकम्स डबल, क्योंकि दोनों के बिटवीन कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 2 टाइम्स देन द वॉल्यूम बिकम्स डबल, और इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 4 टाइम्स, if we increase the temperature 4 times then the volume becomes 4 times as compared to its initial volume, या as compared to its original volume. Alright, so if we increase the temperature 4 times then the volume becomes 4 times as compared to its initial volume. Full stop. With the help of, आगे लिखने स्टार्ट करें, with the help of above discussion we can say that, with the help of above discussion we can say that the ratio between volume and temperature is always remains constant. With the help of above discussion we can say that the ratio between volume and temperature is always remains constant at constant applied pressure. The ratio between volume and temperature is always remains constant at constant applied pressure, at constant applied pressure. फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन इसकी हो गई कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन के बाद चलते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ, ठीक है, जिससे हम कंबाइंड रिलेशन ड्राइव करेंगे। हिंट डाल देंगे मैथमेटिकल रिलेशन की। अच्छा बेटा, कंबाइन रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले इनिशियल स्टेट पर रिलेशन, इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। एट इनिशियल स्टेट पे जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो रिलेशन क्या होगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपने लिखा कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन तो कांस्टेंट रहेगा, बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग।
लेकिन इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम क्या है V1, तो रिलेशन ये क्या बन जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इस रिलेशन को यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर इसके बाद फाइनल स्टेट का रिलेशन देखेंगे कि भाई एट फाइनल स्टेट, अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग, फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर आप देख सकते हैं T2, तो फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाएगा कि V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटे, तो ये आ गया आपके पास फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग रिलेशन, और इस रिलेशन का नाम यहाँ पे दे देंगे रिलेशन नंबर 2 का। ठीक है, और अब यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2, इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिलेशन नंबर 1 जो है V1 अपॉन T1 किसके बराबर है कांस्टेंट के, इसी तरह V2 अपॉन T2 भी किसके बराबर है कांस्टेंट के। जब दोनों रिलेशन यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर हैं तो अब मतलब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। कि अगर V1 अपॉन T1 भी कांस्टेंट है, V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इन दोनों रिलेशन को कंपेयर कराने जा रहे हैं, यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे। By comparing relation number 1 and 2, तो रिलेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करा रहे हैं, तो देखें दोनों की जो है आपके पास राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। रिलेशन बन जाएगा V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2। यहां तक कॉपी करने के बाद लिख लीजिएगा दिस इज, यहां तक कॉपी करने के बाद लिख लीजिएगा दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, दिस इज अ कंबाइंड रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटे, यहाँ तक आ कि चार्ल्स लॉ का रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि अगर जो है वो चार्ल्स लॉ का एक्चुअली ग्राफ किस तरह से बनता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखें, इतना पता होना चाहिए कि अगर दो क्वांटिटी कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, मतलब जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो बनता है। ठीक है, तो एक उनका जो ग्राफ फॉर्म होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है। तो इससे पहले हमने बॉयज़ लॉ का रिलेशन पढ़ा। बॉयज़ लॉ में जो है दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। अगर दो क्वांटिटीज़ कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका जो ग्राफ फॉर्म होता है वो एक हाइपरबोलिक कर्व की फॉर्म में जो है वो बनता है। मतलब एक हाइपरबोला उनसे जो है वहाँ पे एक फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ बनेगा। ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, चलते हैं हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिंट डालने के बाद फिर आपने यहाँ पे बना लिया ग्राफ। ये ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरह से बना है। ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है बेटे, तो एक्स एक्सिस पे आपने रखा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे रखा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन आपने बनाना है ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आपने रखा वॉल्यूम टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे रखा वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपने देखा तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लिया है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी लिया है, और एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बिटवीन जो ग्राफ फॉर्म होगा एक स्ट्रेट लाइन की जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव में क्यों लिया है, क्योंकि सर अगर हम देखें तो ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट में यहाँ पे टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1 और ये टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया वॉल्यूम V2। यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, फिर टेम्परेचर तो वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ, टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर जो है यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल स्टेट की, तो ये वो पॉइंट है इनिशियल स्टेट का जहाँ पे वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर क्या है
T1, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे क्या है, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, तो आपने लिखा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, V1, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, मतलब इनिशियल स्टेट। फिर आपने क्या करा, इनिशियल स्टेट पे आपने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है। हीट सप्लाई करके टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से क्या हुआ कि पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर T1 से T2 हुआ बढ़ के, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। तो आपने यहाँ पे देखें, अभी आप इनिशियल स्टेट पे इस पॉइंट पे हैं, आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और आप इस पॉइंट पे आ गए और ये आपके पास आ गया, ये पॉइंट जो है फाइनल स्टेट का, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के हो गया T2 और वॉल्यूम क्या हो गया, V2, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, T2, और वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, V2, और ये हो गया, ये आ गई आपके पास फाइनल स्टेट, ये हो गई इनिशियल स्टेट। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ तो समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर जो है वो क्या था, T1 था, वॉल्यूम क्या था, V1, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। ये मैंने एक आप ये कह सकते हैं रफ स्केच जो है वो ग्राफ बनाए, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना होगा, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं, मतलब ये लाइन जो है 3 और 4 के बिटवीन हो, नहीं, ज़रूरी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे मार्किंग नहीं भी करें वॉल्यूम की तब भी खैर है, आपने लेकिन टेम्परेचर की मार्किंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आपको शो कराना होता है, वो क्या मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आपने देखा कि भाई ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का ये 2 पॉइंट्स तो समझ में आ गए कि भाई टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन गया। लेकिन अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी कम हो रही, दूसरी भी कम होगी। अब टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी ऐसा ऐसा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। टेम्परेचर देखें आप कम होते होते 0 से कहाँ गया, नेगेटिव, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हैं, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके वॉल्यूम कम होते 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 इस पॉइंट पे आके वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। टेम्परेचर कम होते होते कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है। इस पॉइंट पे आके वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम कम होते 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 इस ये क्या है, 0, यहाँ पे आके वॉल्यूम क्या हो गया, 0। तो इस पॉइंट को हम 2 नाम देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन, ठीक है। ये कौन सा टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है भाई, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे और इसको केल्विन में लिखें तो कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन, ठीक है। ये ओके नहीं है बेटे, ये 0 केल्विन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन। 0 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा, और टेम्परेचर कम करते कितना कम कर दें, टेम्परेचर कितना कम कर दें, टेम्परेचर कम करते करते अगर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तो वॉल्यूम वहां पे क्या हो जाएगा, 0। एक तो पहली बात ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर की हम बात करते हैं, वहां पे वॉल्यूम 0 है, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर टेम्परेचर -50 -60 को भी क्रॉस करता है तब भी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर, वहाँ पे जाके वॉल्यूम 0 होना, तो ये टेम्परेचर ही एब्सोल्यूट 0, मतलब ये टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है।
तो वॉल्यूम वहाँ पे ज़ीरो कैसे होगा, ठीक है। तो खैर, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाए टेम्परेचर अगर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाए तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटे। तो और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर टेम्परेचर क्या हो जाए -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। ये हो गया इसका ग्राफ, दोबारा से देख लीजिएगा। आपने बनाया एक एक्स एक्सिस, एक बनाया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपने पॉजिटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है। बीच एक एक्स एक्सिस की ड्रॉ करने के बाद बीच से लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस की, तो राइट वाला पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हो जाएगा, लेफ्ट वाला पोर्शन जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस का हो जाएगा। आपने यहाँ पे जीरो से पॉजिटिव 50, 100, 150, 200, 250, 300 तक मार्किंग कर दी। इसी तरह -50, -100 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो मार्किंग होगी नेगेटिव में होंगी, माइनस में होंगी वैल्यूज़। 300, -300 तक मार्किंग कर दी, ठीक है। ये टेम्परेचर आपने यहाँ पे लिया डिग्री सेंटीग्रेड में, वॉल्यूम आपके पास आ गया यहाँ पे वाई एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में आपने सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया, नेगेटिव वाई एक्सिस लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो, और उसके बाद ये आपने जब इसको इनिशियल स्टेट से और कम किया तो इसको आपने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट आके, ये डॉटेड लाइन आके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे टेम्परेचर अप्रोक्स -273, ये देखें -250 और -300 के बिटवीन -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, ऐसे ही अपने रजिस्टर पे आपने एक बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। अगर केल्विन में इसको मेजर करें तो एक केल्विन में क्या होगा, 0 केल्विन। ये ओके नहीं है बेटा, 0 केल्विन है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन। अब जल्दी से हेडिंग डाल देगा एब्सोल्यूट जीरो की, और एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग डाल देगा एब्सोल्यूट जीरो की, और एब्सोल्यूट जीरो के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज अ पॉइंट at which ठीक है, या इट इज़ अ टेम्परेचर, अब ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो रहा है बेटा, जीरो, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट या इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो। इट इज़ अ पॉइंट, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स जीरो, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके पास एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो को 0 केल्विन भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है, ठीक है, या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। एमसीक्यू के लिए आपके याद रखिएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू भी इससे बन सकता है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हिंट डाल दी कि बेटा लिमिटेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की लिमिटेशंस जो है उसके हिंट डाल दिएगा। मैं यहाँ पे हिंट डाल रहा हूँ, आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ, जिस तरह से बॉयज लॉ की लिमिटेशंस आपने लिखी थी कि बॉयज लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल और वेरी, बॉयज लॉ में क्या लिखा था कि वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो वॉल्यूम, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पे बॉयज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो वॉल्यूम, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर या बहुत कम वॉल्यूम पे जो है चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत कम वॉल्यूम, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ पे जो है वो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिमिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहीं डाल के लिख लीजिएगा, चार्ल्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल। ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा, ये लिमिटेशन जो है वो एमसीक्यू में भी आ सकती हैं कि चार्ल्स लॉ cannot be applicable, Charles law cannot be applicable for very low volume and very low temperature. Charles law cannot be applicable for very low volume and very low temperature. Very low volume and very low temperature. ठीक है बेटे, यहाँ तक आके चार्ल्स लॉ का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों की हेल्प से हमने जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन PV = nRT ये जो है वो ड्राइव करनी है।
ये अपने मैट्रिक में भी जो है वो ड्राइव की होगी, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ईयर में आप लोगों को जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच से जो है वो इसको ड्राइव करना है। ठीक, किस तरह से ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आप एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हर वीडियो की आप लोग लाजमी देखा करें। ठीक है, और जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।